कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का और एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम है शिए लियू यान। वो उस लड़के से थोड़ा गुस्से में कह रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किडनैप करने के पीछे आखिर तुम्हारा क्या मकसद है, मगर इस जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तुम्हें फिरौती मिल भी जाता है तो तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। तभी हमारा एमसी चेन लुओ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बस एक खूबसूरत लड़की के करीब आना था तो? तभी मिस शिए कहती है, क्या तुमने मुझे एक 3 साल का बच्चा समझ रखा है? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। तभी चेन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, भाई हाँ, मैं एक कमीना हूँ मगर अपने वादे का पक्का हूँ। ये सुनकर शिए अपना मुंह फेर लेती है। फिर चेन कहता है कि अरे मैं तो ये भूल ही गया था कि मिस शिए को मर्दों से डर लगता है। तभी मिस शिए थोड़ा गुस्से में कहती है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? फिर चेन कहता है, ये बात तुमने ही मुझे बताई थी इसलिए मुझे पता है। फिर मिस शिए कहती है, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। तभी चेन कहता है, इसमें क्या है, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी पीठ पर एक रेड मार्क है और तुम्हारे एंकल पर 2 निशान हैं जो तब लगी थी जब तुम्हें पहली बार किडनैप किया गया था। ये बात सुनकर मिस शिए को एक झटका लगता है। वो थोड़ा घबराते हुए कहती है, ये बात सिर्फ मेरे करीबियों को ही पता है, आखिर तुम हो कौन? यहाँ तक कि उस रेड मार्क के बारे में तो मेरे माँ बाप को भी नहीं पता। तभी चैन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, अभी टाइम है, चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि कोई इंसान अगर 3 महीने को बार बार लगातार 10,000 बार जिए तो उसे कैसा लगता होगा? तभी मिस शिया अपने मन में सोचती है, ये साला क्या बकवास कर रहा है। चैन अपनी बात जारी रखता है, 2019 नए साल के दिन मुझे पता चला कि मैं लिवर कैंसर के लास्ट स्टेज पर हूँ। डॉक्टर्स ने कहा था मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तुम्हारी ही उम्र का हूं मैं, सिर्फ 29 साल का। इतनी छोटी उम्र में मौत की खबर मिलना तुम्हें पता है उस वक्त मुझे कैसा लगा था? मैं अपने माँ बाप को यह बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, यहाँ तक कि मैं अपने घर भी नहीं गया। मुझे ये डर था कि अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप को मेरे कैंसर के बारे में पता चल जाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी 3 महीनों में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी कीमोथेरेपी में लगा दी, पर इतना पैसा फूकने के बावजूद कुछ फर्क नहीं पड़ा और नतीजा ये कि मेरा सारा पैसा हॉस्पिटल को चला गया। मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। हर वक्त यही डर लगता था कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मेरे पास चलने की भी ताकत नहीं बची थी। मुझे ये बात मजबूरन अपने माता पिता को बतानी पड़ी ताकि वो मेरी देखभाल कर सकें और मैं उन्हें आखिरी बार देख भी लूं। मुझे आज भी उनके चेहरे का वो दर्द याद है जब उन्हें मेरे बारे में पता चला। मुझे पता था कि वो चाहते थे कि मेरी जगह वो चले जाएं, पर वो सिर्फ बेबस होकर देखते रहे जब मैं धीरे धीरे मर रहा था। मेरे माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझ जैसे बोझ पर खर्च कर रहे थे। तभी मैंने सोचा कि आखिर में अगर मरना ही है तो अपने मरने के बाद भी उन पर बोझ क्यों बनूं। इसीलिए 1 अप्रैल 2019 को मैंने हॉस्पिटल की छत से छलांग लगा दी। तभी मिस जिए चेन को टोकते हुए कहती है, अरे 1 अप्रैल 2019 तो आज ही है, फिर तो तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था, पर तुम तो यहाँ एकदम तंदुरुस्त बैठे हो। क्या कीमोथेरेपी की वजह से तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है? फिर चेन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, यही तो मेरे कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। ये सच है, 20 से ज्यादा मंजिलों से कूदने के बाद मैं तुरंत मर गया, लेकिन फिर कुछ हैरान कर देने वाला हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं 1 जनवरी 2019 पर वापस आ गया हूँ। मेरी तकदीर ने मेरे साथ एक भद्दा मजाक किया था। मेरा दूसरा जन्म एक दिन पहले नहीं हुआ था, बल्कि उसी दिन हुआ था जिस दिन मुझे मेरी कैंसर की खबर मिला था। मतलब दूसरा जन्म लेने के बाद भी मैं उसी बंद गली में अटका हुआ था। मुझे बस जिंदगी के 3 महीने और दे दिए गए फिर से। लेकिन फिर मुझे यह एहसास हुआ जैसे मैं किसी कर्ज का शिकार हूं। इन 90 दिनों के चक्कर में हमेशा के लिए फंस गया हूं। चाहे मुझे मार भी दिया जाए, ये लूप दोबारा शुरू हो जाता था। फिर मुझे मजबूरन अपनी किस्मत कबूल करनी पड़ी। इसमें अच्छा ये था कि भले ही मेरी जिंदगी रिपीट होती रहती, पर जो कुछ मैं हर टाइम सीखता हूं वो भूलता नहीं हूं। इस लूप में 2000 साल से फंसा हुआ हूं। इन 2000 सालों में सिर्फ वक्त काटने के लिए मैंने दुनिया की लगभग हर तरह की एबिलिटी और टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है। यही है मेरी दुख भरी कहानी। तभी मिस जिए कहती है, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुमने मुझे किडनैपिंग सिर्फ ये कहानी सुनाने के लिए तो नहीं किया होगा। उसके बाद चेन स्माइल देते हुए कहता है, अरे बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही मिस जिए जैसे हजारों टॉप क्लास औरतों के साथ रह चुका हूँ। टॉप क्लास से मेरा मतलब है जो बैकग्राउंड, खूबसूरती और काबिलियत में बेहतरीन हो, जैसे आप। फिर मिस जिए कहती है, सच में इस दुनिया में टाइम लूप जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। और तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। फिर चेन अपनी घड़ी में टाइम देखकर कहता है, रुक जाओ, अभी 1 मिनट बाकी है। मिस जिए कहती है, क्या मतलब 1 मिनट? और तभी लिफ्ट खुलता है और वहां से कुछ गुंडे निकलते हैं। और तभी उन गुंडों में से बॉस अपनी सिगरेट फेंकते हुए कहता है, मिस जिए, उम्मीद है तुम ठीक हो। सुना था आज रात तुम यहाँ अकेली खाना खा रही हो।
इसीलिए खास तुम्हारा साथ देने आ गया। सोचो कहीं अकेली महसूस न करो। तभी मिस ये थोड़ा गुस्से में कहती है, ली जी खुआन, तुम अभी तक जिंदा हो? ओह मिस ये, सोचा नहीं था तुम अपने साथ कोई हीरो टाइप लड़का भी लाओगी, पर कोई बात नहीं, तुम दोनों का ऐसा हाल करूंगा कि मौत की दुआ मांगोगे। तभी चेन ताली बजाते हुए कहता है, ये बातचीत बहुत लंबी हो रही है। तभी लीजी खुआन चेन को धमकाते हुए कहता है, ओए छोकरा, तुझे वार्निंग दे रहा हूं, मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाना। और इधर उन गुंडों में से कोई एक मिस जिए को छूने की कोशिश कर रहा था। तभी चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और एक मुक्के से चारों को दूर फेंक देता है। तभी लीजी खुआन थोड़ा घबराते हुए सोचता है, साले ने सबको इतनी जल्दी दूर उड़ा दिया, आखिर ये कमीना है कौन? और तभी चेन मिस जिए को अपने पास खींचता है और कहता है, अरे क्या करूं, मुझे तो आदत है बेकार बैठने से बेहतर दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाने की। फिर उन चारों गुंडों में से कोई कहता है, बॉस यहाँ पुलिस आ गई है, हम घेर लिए जाएंगे, क्या करें? तभी बॉस कहता है, चलो भागो यहाँ से। तभी चेन उन्हें टोकते हुए कहता है, अरे यंग मास्टर, आप तो किसी आवारा कुत्ते से भी तेज भागते हैं। ये बात सुनकर ली जिक्सवान की गुस्से से नसें बाहर आ जाती हैं और वो कहता है, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर चेन कहता है, जब जी लियूयान 18 साल की थी और 12वीं क्लास में पढ़ती थी, तब उसका क्लासमेट ली जिक्सवान यानी तुम उसके पीछे पड़े थे। बार बार उसके ठुकराने और बेइज्जती के बाद गुस्से में तुमने उसका किडनैप करवा दिया और किडनैप होने के बाद भी जी लियूयान ने तुम्हें धमकाया कि जी परिवार ली परिवार को बर्बाद कर देगा और इससे तुम और भड़क गए। उसी वक्त तुमने उसके कपड़े उतार दिए और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश किया था। और ये सब सुनकर मिस जिए थोड़ा चौंक जाती हैं और सोचती हैं, ये नामुमकिन है, ये इसे इतनी डिटेल में कैसे बता रहा है? क्या सच में ये? आज रात तुम फिर से अपना पुराना खेल दोहराने वाले थे, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं पहले ही पुलिस को बुला लूंगा। अगर मुझे सही याद है तो तुम इतनी आसानी से पीछे हटने वाले और भागने को रेडी हुए क्योंकि तुमने पहले ही स्पेशल सिचुएशन के लिए चारों तरफ से गोली मारने के लिए स्नाइपर्स को तैयार कर रखा था। और तभी हम देख पाते हैं कि ली जिक्सवान अपने पीछे से एक चाकू निकाल रहा था और तभी वो चेन की तरफ चाकू मारते हुए कहता है, तुम्हें काफी कुछ पता है, लगता है तुम मरना चाहते हो, तो मैं मदद करता हूं तुम्हारी। और ये देखकर मिस जिए चिल्लाती हैं, चेन लो आओ संभल के। और इसी वक्त चेन एक गन निकालता है और कहता है, क्यों हिला डाला ना? गन देखते ही ली जिक्सवान की फटके हाथ में आ जाता है। तभी चेन ट्रिगर दबा देता है और ली जिक्सवान वहीं निपट जाता है। फिर चेन अपनी गन से धुआं फूंकते हुए कहता है, मेरी पिछली टाइम लूप में तुमने मुझे बताया था कि इसी जिक्सवान ने तुम्हें दूसरी बार किडनैप किया था और इतना टॉर्चर किया कि तुम ऊपर के हिस्से से लकवाग्रस्त हो गई थी। और तभी मिस जिए चेन को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी चेन कहता है, मैंने पहले ही स्नाइपर्स के पास एक्सप्लोजिव्स लगा दिए हैं। उस टाइम लूप में तुम्हें यकीन था कि मैं दोबारा जिंदा होऊंगा और बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने अपना वादा निभाया। फिर चेन विंडो के पास जाकर अपना हाथ फैला देता है और कहता है, 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ये पटाखे मेरी 10,000वीं पुनर्जन्म का आखिरी पर्दा गिरने का इशारा है। इतना बोलकर वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं मौत के बीच भी खिला हूं, बिल्कुल उस चमकते हुए टूटे तारों की तरह जो दुनिया में सबसे तेज निशान छोड़ जाता है। 10,000वीं पुनर्जन्म, 2000 साल बीत चुके हैं। आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं इस टाइम लूप से निकल पाऊंगा? और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर किसी आवाज उसके कान में पड़ती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो सोच रहा था, मुझे तो हॉस्पिटल के कंसल्टेशन रूम में दोबारा उठना चाहिए था, इस बार इतना शोर क्यों है? यहाँ हम देख पाते हैं कि चेन एक क्लास में बैठा हुआ है और उसके ऊपर टीचर चिल्लाते हैं, क्लास में सोने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? पूरी क्लास में लास्ट आने का इतना घमंड हो गया है जो इतनी हिम्मत आ गई। इतना बोलकर वो अपनी हथेली पकड़ी हुई चौक को चेन की तरफ फेंक देती है। तभी अचानक चेन उस चौक को पकड़ लेता है। ये देखकर टीचर और गुस्सा हो जाते हैं। चेन अपने मन में सोच रहा था, नहीं ये हॉस्पिटल है, नहीं यहाँ कोई डॉक्टर है। चेन उस चाक को पकड़कर अपनी मन में सोच रहा था, क्या मैं किसी दूसरी जगह पैदा हो गया हूँ? फिर वो अपनी शर्ट में लगे हुए बैच को देखकर सोचता है, ये वही यूनिवर्सिटी तो नहीं है जहां मैं पहले पढ़ता था। ये एहसास होते ही वो हैरानी से चिल्लाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वापस अपने कॉलेज के दिनों में पहुंच गया हूँ। ये सुनते ही उसके अगल बगल में जो क्लासमेट थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी ये क्लासमेट कहता है, अरे देखो ये कचरा बोल रहा है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। फिर दूसरा क्लासमेट बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ लिए, नींद में सपने देख रहा है क्या? तभी एक और क्लासमेट बोलता है, टीचर ये चेन लुओ बस आपको परेशान करने के लिए ये नाटक कर रहा है।
तभी टीचर टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए चिल्लाकर कहते हैं, अबे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी टीचर को परेशान करने की। इधर चेन अपने मन में सोच रहा था, ये कमीना मुझे हाई स्कूल में इसी नाम से बुलाता था। हम देख पाते हैं पास्ट में टीचर चेन को गुस्से में कुछ कह रहा था। ओए गंदे नाली के कीड़े, तेरे माँ बाप को तो गिफ्ट देना तक नहीं आता, चल पीछे जाके खड़ा हो जा। हम देखते हैं पास्ट में टीचर चेन को मारते हुए कहता है, तेरी वजह से इस साल पूरी क्लास के नंबर कम आए हैं। तभी एक और सीन में हम देखते हैं चेन किसी के बारे में टीचर को कंप्लेन कर रहा था। तभी टीचर कहते हैं, वो तुझे ही क्यों बुली करता है, दूसरों को क्यों नहीं? जरा दिमाग लगा और सोच, गलती तेरी ही होगी। फिर हम देखते हैं चेन किसी का नाम अपनी मन में सोचता है, वैंग आई हुआ। मुझे लगता है शायद ये टीचर का नाम है। तभी टीचर चेन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, साले नौटंकी बाज, माँ बाप एकदम नालायक और बेटा कचरा। तभी टीचर चेन को मारने के लिए हाथ घुमाते हैं, लेकिन चेन तुरंत टीचर के हाथ को पकड़ लेता है और टीचर के हाथ को मोड़ते हुए एक जबरदस्त लात टीचर के पेट पे मारता है। उस लात के इम्पैक्ट से टीचर उड़ते हुए जाकर दीवार से टकरा जाता है। उसके बाद चेन टीचर को कहता है, मेरे माँ बाप ने दिन रात एक करके पैसा कमाया ताकि मैं पढ़ सकूं, इसलिए नहीं कि तेरे जैसा दरिंदा जो रिश्वत ना मिलने पर बच्चों को मारता पीटता है और उन्हें गालियां देता है, उसके ऊपर खर्च करे। तभी टीचर दर्द में कराहते हुए कहता है, साले कमीने, तू रुक, अभी तेरी शिकायत करके तुझे स्कूल से निकलवाता हूं। तभी अचानक चेन को कुछ याद आता है। वो टीचर के करीब जाकर उनके कान में कुछ कहता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। चेन की बात सुनकर टीचर घबराते हुए कहते हैं, आखिर तुझे ये सब कैसे पता चला? फिर चेन कहता है, ये सब तुझे जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टीचर गुस्से से क्लासरूम से भागते हुए कहते हैं, तुम सब अपने अपने पढ़ाई करो, मुझे कुछ काम है। फिर चेन जाकर अपने डेस्क पे बैठ जाता है। तभी एक लड़की चेन की बुक को लौटाते हुए कहती है, नाइस मूव्स, तुमने वो कर दिया जो हमेशा से मैं करना चाहती थी। तभी चेन की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, वो सोचता है, क्या माल है यार। सॉरी। जैसे ही चेन उस लड़की को देखता है, वो थोड़ा हैरानी से कहता है, गू किंग हुआन। फिर तुरंत वो किंग हुआन को गले लगा लेता और कहता है, तुम अभी जिंदा हो? उसके बाद किंग हुआन थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, क्या तू खुश है? फिर चेन कहता है, ऑफ कोर्स मैं खुश हूं, चाहे ये अगला जन्म हो या टाइम पीछे चला गया हो, हजारों साल में ये मेरे लिए सबसे खुशी का पल है। फिर चिंग हुआन चेन को जोर से धक्का देती है और गुस्से में चेन के टांग पर लात मारती हुई कहती है, साले साइको, तेरी इतनी हिम्मत। फिर जैसे ही चेन को दर्द का एहसास होता है, वो थोड़ा खुशी में अपने मन में सोचता है, मैं सपना नहीं देख रहा, मैं सच में 2008 में वापस आ गया हूं। उस वक्त कुछ लड़के मुझे इतना बुली करते थे और इतना मारते थे कि मेरा खुदकुशी करने का मन करता था, और वो गू चिंग हुआन ही थी जिसने मुझे मरने से रोका था। तब से वो मेरी इकलौती दोस्त बन गई, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसके कुछ ही टाइम बाद उसने खुदकुशी कर ली। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। चिंग हुआन जाते हुए कहती है, साला पागल, ये चिंग हुआन नाम बहुत बड़ा है, तो अब मैं इसे गू चिंग ही बुलाऊंगा। तो उसे जाते हुए देखकर चेन कहता है, अरे गुचिन, जरा मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूं। वो अपने मन में सोच रहा था, इस बार मुझे हर हाल में उसकी सुसाइड की वजह पता लगानी होगी। हम देख पाते हैं चेन गूचिन के पीछे पीछे भाग रहा था। तभी गूचिन पीछे मुड़ती है और थोड़ा चिढ़कर कहती है, आखिर तुझे चाहिए क्या? तभी चेन सीरियस टोन में कहता है, मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं बल्कि मुझसे प्यार करने लगो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फिर गूचिन जाते हुए कहती है, मैं वार्निंग दे रही हूं, अगर दोबारा मेरे पीछे आए तो मैं तमीज भूल जाऊंगी। गूचिन मन ही मन सोच रही थी, आखिर ये इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? इसके अंदर से जो अकड़ निकल रही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे म्यान से नंगी तलवार बाहर निकाला हो और अपना धार दिखा रहा हो। तभी कुछ लड़के चेन को पीछे से बुलाते हुए कहते हैं, अबे कचरे, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? स्टूडेंट गू ने बोला ना कि उसके पीछे मत घूम। सामने से एक लड़का चेन लुओ को कहता है, अबे ओए छोटे कचरे। ये सुनते ही चेन एकदम से उस लड़के को एक खतरनाक सा लुक देता है। ये देखते ही उस लड़के का पसीना छूट जाता है। वो अपने मन ही मन सोचता है, आखिर इसको हो क्या गया है? इसका तेवर तो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। इधर गूकिन अपने मन में सोच रही थी, पहले तो चेन लुओ कभी निये वी की गुंडागर्दी का जवाब नहीं देता था, पर अब इसका अंदाज ही बदल गया है। देखते हैं अब ये क्या करेगा। तभी निये वी चेन की कॉलर को पकड़कर गूकिन को कहता है, क्विनहुआन तू चिंता मत कर, इसे मैं सबक सिखा दूंगा, ये पूरी जिंदगी तेरे पीछे आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वो चेन को मुक्का मारते हुए कहता है, साला गधा चलाए हूर परी को पटाने। तभी चेन लो एकदम से निये वी की मुट्ठी को पकड़ लेता है। इधर निये वी सोच रहा था, हाउ इज दिस पॉसिबल, मैं अपना हाथ हिला तक नहीं पा रहा। तभी चेन लुआ निये वी के करीब आकर कहता है, तूने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई, एक बंदे को टक्कर मारकर मार डाला और तेरे बाप ने किसी और को बलि का बकरा बना दिया।
तुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा? सब कुछ इतने साफ सुथरे तरीके से हो गया। और ये बात सुनते ही नियेवी घबरा जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, आखिर तू 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 तुझे ये सब? तभी चेन लुओ एक डरावनी हंसी के साथ कहता है, पूछना चाहता है मुझे कैसे पता? अगर चाहता है कि ये बात किसी को पता ना चले तो चुपचाप घुटनों पर बैठ जा और खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर। जब तक मैं ना बोलूं रुकना मत। अगर तूने 3 सेकंड के अंदर कुछ नहीं किया तो कल मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा दूंगा। फिर नियेवी थोड़ा घबराते हुए कहता है, कर ले जो करना है, पुलिस बेवकूफ नहीं है। तुझे लगता है वो तेरी हर बात मान लेंगे? तभी चेन एक सीरियस टोन में कहता है, 29 जुलाई रात के 11:35 पर जियांगनिंग रोड और बैंगहैंग रोड के बीच में। और इतना सुनते ही नियेवी का रंग उड़ जाता है। वो सोच रहा था, आखिर इसे इतनी बारीकी से कैसे पता है? वहां तो कोई तीसरा बंदा था ही नहीं। तभी चेन गूकिन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, 3 सेकंड होने वाले हैं, अब भुगतने के लिए तैयार रहें। और इतना बोलकर वो दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी एक थप्पड़ की आवाज सुनाई देता है। नियेवी खुद को लगातार थप्पड़ मार रहा था। ये देखकर गूकिन हैरानी में सोचती है, चेन लुओ ने सिर्फ कुछ ही बातों से नियेवी को खुद को थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया। तभी चेन नियेवी के करीब जाकर फुसफुसाते हुए कहता है, रुक जाओ, असल में मेरे पास कोई सबूत है ही नहीं। और ये सुनकर नियेवी का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगता है। फिर चेन कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों का ये लुक पसंद आया, इसे ऐसे ही रखना और भूलना मत मुझसे बदला लेने जरूर आना। फिर चेन गूकिन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए कहता है, चलो कचरा साफ हो गया। थोड़ी दूर आने के बाद गूकिन थोड़ा शर्माते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। और फिर थोड़े सीरियस टोन में कहती है, अभी नियेवी से क्या कहा था? उसका रिएक्शन इतना खतरनाक क्यों था? उसके बाद चेन कहता है, क्या तुम्हें जानना है? गूकिन कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे जानना है। तभी चेन लियो थोड़ा एक्साइटमेंट में कहता है, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने प्यार में कैसे गिराऊं, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था। क्या ख्याल है? फिर कुछ देर रुककर वापस कहता है, खैर तुम्हारा ये सब ना जानना ही बेहतर है, वरना ये तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये कहते वक्त चेन गूकिन का सर सहला रहा था। तभी गूकिन चेन का हाथ झटक देती है और थोड़ा शर्माते हुए कहती है, अगर नहीं बताना तो मत बताओ, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं घर पहुंचने ही वाली हूँ। तब चेन लुओ कहता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, बाय मिस गूकिन। गूकिन वहां से जाने के बाद चेन वहां पर खड़े होकर सोच रहा था, फर्स्ट रीबर्थ के वक्त कुछ खास नहीं हुआ था और ना ही मैं किसी खास इंसान से मिला था, लेकिन ये डेथ लूप अचानक कैसे टूट गया, जिसने मुझे सीधा मेरे 18th बर्थडे पर वापस भेज दिया। ना सिर्फ गू क्विंग हुआन मेरे बर्थडे के 2 महीने बाद सुसाइड कर लेती है, बल्कि ली जी वॉन ने शिए ल्यूआन को भी पहली बार इसी महीने किडनैप किया था। क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक है? सारी बड़ी घटनाएं मेरे 18th बर्थडे के बाद ही क्यों हो रही हैं? सबसे पहले गू क्विंग हुआन की सुसाइड की वजह पता करनी होगी, फिर शिए ल्यूआन को बचाने जाऊंगा। और सोचते सोचते अचानक उसके पेट से आवाज आने लगती है। वो अपने पेट पकड़कर सोचता है, लगता है सबसे पहले मुझे घर जाकर कुछ खाना पड़ेगा, वरना भूख से मर जाऊंगा। उसके बाद चेन अपने घर आता है। वो सोच रहा था, मम्मी और पापा को रात के 2 बजे मार्केट जाना पड़ता है माल भरने के लिए, तो वो अभी सो रहे होंगे। तभी वो देखता है टेबल पर एक केक के साथ एक कागज पर हैप्पी बर्थडे बेटा लिखा हुआ था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। वो सोच रहा था, ये सच है, चाहे मैं कितनी बार भी फिर से जन्म लूं, मम्मी और पापा ही मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। फिर वो अपने कमरे में जाता है। अपने कमरे की हालत देखकर वो सोच रहा था, पहले तो नहीं लगा था, पर अब ये कमरा किसी कुत्ते के घर जैसा लग रहा है। पैसा कमाने और अपनी लाइफ सुधारने के लिए मुझे सबसे शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर वो अपनी केक खाते हुए सोचता है, मुझे जल्द ही मेरा अभी का लिविंग एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा, वो भी बिना मम्मी पापा को फिक्र में डाले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लॉटरी का टिकट। पर मुझे तो बस 90 दिनों वाले टाइम लूप के जितने वाले नंबर याद हैं, इससे काम नहीं चलेगा। फुटबॉल पर सट्टा लगाऊं तो? पर यूरो कप तो अभी खत्म हुआ है और अगला वर्ल्ड कप सीधा 2010 में है, ये भी फ्लॉप आइडिया है। तभी एक और आइडिया आता है, अरे स्टॉक मार्केट। वैसे तो 2008 में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, पर चाइना पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, बल्कि यहां तो शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल आया था। अगर अभी मैं शेयर्स खरीद लूं तो फ्यूचर में इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सबसे आसान है। फिर वो बेड पर लेट जाता है, सोचता है, फॉरगेट इट, पहले मुझे स्टॉक्स के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चेन कहीं जा रहा था। वो टैक्सी में बैठता है और ड्राइवर को कहता है, सर बिफांग गार्डन में चलो। चेन कार से एक बिल्डिंग के पास उतरता है। उस घर को देखकर चेन एक डेविल स्माइल दे रहा था। फिर वो दरवाजे के पास जाता है और एक पिन से डोर के लॉक खोल देता है। वो अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं एक पुराना खिलाड़ी हूँ, ऐसे दरवाजे के ताले खोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर वो घर के अंदर जाता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और सोचता है, जब ये लोग यहाँ नहीं हैं, तो वैंग आई हुआ और उसके साथी ने सारा पैसा कहाँ छुपा रखा होगा। 20 लाख से ज्यादा कैश छुपाने के लिए उन्होंने पक्का कोई खुफिया कमरा या दरवाजा बनाया होगा। फिर वो बेडरूम के अंदर जाता है
और वहां एक ड्रॉर के पीछे से खुफिया बटन को दबा देता है। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है। ये देखकर चैन सोच रहा था, अब आया ना असली मजा। फिर चैन उस खुफिया कमरे के अंदर चला जाता है। इधर क्लासरूम में टीचर थोड़ा घबराते हुए सोच रहा था, वो लड़का आया नहीं, कहीं साला पुलिस के पास तो नहीं चला गया। तभी चैन वो क्लासरूम में एंटर करता है। उसे देखते ही टीचर गुस्से में चिल्लाता है, चैन लुओ, अबे तू। फिर चैन कहता है, मास्टर जी कोई दिक्कत है क्या? तभी टीचर चैन को कहते हैं, तू जरा मेरे साथ चल तो 1 मिनट। टीचर चैन को एक कॉर्नर में ले जाते हैं। फिर उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से में कहते हैं, आखिर तुझे उस बात के बारे में कैसे पता चला? तभी चैन टीचर के हाथ झटक कर कहता है, अगर चाहते हो किसी को ये बात पता ना चले तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना। वैसे मैं तुझे एक मस्त चीज दिखाता हूँ। इतना बोलकर वो अपने बैग को खोलता है जिसमें बहुत पैसा भरा हुआ था, और ये देखते ही टीचर का पसीना छूट जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, कहीं ये मत कहना कि ये सारा पैसा मेरा है। तभी चैन कहता है, सही पकड़े हैं। ये वही माल है जो मैंने बिटांग गार्डन से उठाया है। तभी टीचर उस बैग पर झपटता है, पर चैन तुरंत टीचर के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये सारा पैसा मेरा मुंह बंद रखने की कीमत है। क्या तुम इसे सच में मुझसे वापस लेना चाहते हो? ये सुनते ही टीचर पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं, आखिर तुझे इतना सारा पैसा मिला कहां से? फिर चैन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे सारे किए गए कांड के बारे में जान सकता हूं तो ये पैसे के बारे में जानना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर टीचर गुस्से में मुट्ठी कसते हुए कहता है, ठीक है, तू ये पैसे रख सकता है, पर तुझे वादा करना होगा कि तू आगे कभी मुझे धमकी देने नहीं आएगा। उसके बाद चैन कहता है, अब आया ना लाइन पे। सॉरी, पहली बात मैं इतना लालची नहीं हूं, ये 1 मिलियन काफी है मेरे लिए। और दूसरी बात, अगर मैं दोबारा पैसे मांगने आया तो तुम अपने उस दूर के भाई को बुला सकते हो जो अंडरग्राउंड माफिया में है, मुझसे निपटने के लिए। ये बात सुनते ही टीचर को एक झटका सा लगता है। वो अपने मन में सोच रहा था, इसे मेरे भाई के बारे में कैसे पता? मैंने तो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड तक को नहीं बताया। इधर चैन अपने मन में सोच रहा था, टीचर वैंग, पक्का कल रात तुमने यही सब प्लान किया होगा ना? ऐसे घटिया आदमी पर ज्यादा एनर्जी बर्बाद करना बेकार है। इस साले ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर स्कूल का पैसा खाया, अपनी झगड़े की वजह से अपने भाई को बुलाकर उसे मरवा दिया और अपनी लग्जरी घर में लाश के टुकड़े कर दिया। मुझे लगता है ये सब शायद पास टाइम लूप में हुआ होगा। फिर चैन कहता है, तीसरी बात, मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, पर तुम्हारा गर्लफ्रेंड स्कूल का फाइनेंशियल सुपरवाइजर है, तो उसके लिए मनी ट्रांसफर रिकॉर्ड मिटाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर टीचर वैंग थोड़ा घबराते हुए सोच रहे थे, ये तो जैसे कोई भूत को देखने जैसा है, ये आखिर इतना कैसे बदल गया? इसने सब कुछ सही सही अंदाजा लगा लिया। फिर चैन कहता है, टीचर वैंग, मेरी एक और शर्त है। ये सुनकर टीचर डरते हुए कहते हैं, अबे साले, और क्या बाकी रह गया? फिर चैन टीचर के करीब जाकर कहता है, हो सकता है कि मैं अभी कुछ दिन स्कूल ना आऊं। अगर कोई दूसरे टीचर या मेरे घर वाले पूछे तो टीचर वैंग को मेरे लिए सब कवर करना होगा। इतना बोलकर वो अपने टेबल के पास चला जाता है। इधर गुक्विन कुछ पढ़ रही थी, मेडिटेशंस। तभी चैन कहता है, मेडिटेशंस। ये सुनकर गुक्विन कहती है, क्या तुम लैटिन बोल सकते हो? फिर चैन लैटिन में कहता है, कुयारुम, मतलब थोड़ा थोड़ा। फिर गुक्विन अपने मन ही मन सोच रही थी, मैंने कभी इसे लैटिन बोलते नहीं सुना, पर इसका बोलने का तरीका एकदम प्रोफेशनल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो थोड़े वक्त में सीखी जा सके। आखिर एक दिन में ये इतना कैसे बदल गया? इधर चैन पेपर में कुछ लिखते हुए सोच रहा था, शी लियू युन को बचाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, पर बिना जान पहचान उसे बचाने से उसके दादाजी को मुझ पर शक हो जाएगा। इसलिए कोई भी प्लान बनाने से पहले मुझे शिए लियुआन से दोस्ती करना पड़ेगा। जब वो वक्त आएगा तो बस जी यून का इस्तेमाल करके नेई चेंग के खानदान को धूल चटाना बच्चों का खेल होगा। ये लोग अब काम के लायक हो गए हैं। इस तरफ गू चिन बड़े ध्यान से उस पेपर की तरफ देख रही थी। तभी चैन उस पेपर को फाड़ते हुए सोच रहा था, बाकी लोग अभी किसी काम के नहीं है, फिलहाल इन 3 लोगों को मुट्ठी में रखना ही काफी है। उसके बाद उस पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है। उसी वक्त स्कूल का बेल बजता है। किन खड़े होकर पूछती है, चैन लुओ, तुम अभी क्या लिख रहे थे? तभी पीछे से नेई वई चिल्लाते हुए कहता है, चैन लुओ, जिस बतले का तुझे इंतजार था उसका वक्त आ गया है, मजा चखने के लिए तैयार? और फिर अचानक एक थप्पड़ की आवाज गूंजती है। ये देखकर गुचिन हैरान हो गई थी। तभी चैन नेई वई को एक और मुक्का मारता है और हाथ झटक कर कहता है, खुद आफत को दावत क्यों दे रहा है? और ये सुनकर नेई वई गुस्से में चैन को पंच मारते हुए कहता है, तेरी तो साले। तभी चैन नेई वई का हाथ पकड़ लेता है और एक मुक्का मारते हुए कहता है, तुझे शायद अपनी औकात नहीं पता, तुम मुझसे पंगा ले रहा है। इस वक्त भी चैन उसे धड़ाधड़ मार रहा था। तभी नेई वई चिल्लाते हुए कहता है, रुको रुको। फिर चैन मारना बंद करता है और कहता है, सच, तुझे मारकर मैं थक गया हूं। आप नेई वई का चेहरा देख सकते हो, उसका पूरा चेहरा सूज गया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। इधर चैन अपना बैग उठाकर बाहर जाते हुए कहता है, किंग वन, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा, अभी मैं निकल रहा हूं।
चैन को जाते हुए देखकर किन सोच रही थी, चैन लो, आखिर तुमने उन बड़े बड़े लोगों के नाम क्यों लिखे थे? इधर चैन पहले बैंक में 1 लाख युआन जमा करता है, फिर सैलून जाकर अपना लुक चेंज करता है, उसके बाद वो कुछ कपड़े और बाकी जरूरत की सामान खरीदता है, फिर वो अपनी न्यू अपार्टमेंट में आता है। वो सोच रहा था मैंने किंग चैन के घर के ठीक ऊपर वाला अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया है, ये अच्छा है। अगर मुझे उस वक्त उसकी सुसाइड के पीछे की सच नहीं भी पता चला था, तब भी अब मैं उसके कांटेक्ट में रह सकता हूँ। अब मुझे ये सोचना चाहिए कि जी ल्यून से कैसे कांटेक्ट किया जाए। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चेन और जी यून साथ में वाइन पी रहे थे और जी यून चेन की गोद में बैठी हुई थी। तभी चेन कहता है, जैसे कि प्रेसिडेंट जी से उम्मीद थी, आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा की तरह सॉलिड होती है। तुम इतने स्मार्ट हो और तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के साथ रहते हो, फिर ली ज़ीख्वान तुम्हें इतनी आसानी से किडनैप कैसे कर लिया? फिर जी यून कहती है, हाई स्कूल में मुझे स्ट्रीट रेसिंग बहुत पसंद था क्योंकि वहां सिर्फ जान पहचान के लोग होते थे। मैं रेसिंग के वक्त बॉडीगार्ड्स नहीं ले जाता था। नानशान गार्डन का रास्ता बहुत खतरनाक है और वहां ज्यादा लोग भी नहीं रहते। उस कमीने ने मुझे वहीं किडनैप किया था। तभी चैन कहता है, तो क्या उसके बाद आपने स्ट्रीट रेसिंग छोड़ दी? फिर जी कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे बुरे सपने आने लगे थे। उसके बाद चैन कहता है, जब भी फ्री टाइम हो चलो फिर से स्ट्रीट रेसिंग करते हैं, मैं तुम्हारा डर भगा दूंगा। तभी जी नशे में कहती है, ठीक है, पर डिपेंड करेगा किसका ड्राइविंग स्किल ज्यादा बेहतर है। और यहाँ किस ड्राइविंग स्किल की बात हो रही है? तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। चैन किसी को कॉल में कहता है, लिटिल मंकी 1 घंटे में कंपनी में मिलते हैं। दूसरा पर्सन कहता है, कौन है बे? चैन कहता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 1 घंटे बाद चैन एक बिल्डिंग में जाता है। एक सेक्रेटरी कहती है, आप जरूर मिस्टर चैन होंगे जिनका प्रेसिडेंट हाउ के साथ अपॉइंटमेंट है, प्लीज मेरे साथ आइए। चैन लिफ्ट में सोच रहा था, हाउ हानियाओ पेंगचेंग का एक मशहूर स्मगलिंग बॉस, अंडरवर्ल्ड और बड़े लोगों दोनों जगह उसकी तगड़ी सेटिंग है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन फिलहाल वो इस बात से परेशान है कि कैसे ये सब गलत काम छोड़कर शरीफ बन जाए। ये सिर्फ वो नाम नहीं है जो मैंने आज सुबह लिस्ट में लिखा था, बल्कि ये एक ऐसी कमाल की औरत है जिसके साथ मेरे पहले भी गहरे रिश्ते रह चुके हैं। फिर वो लोग एक रूम में एंटर करते हैं। सेक्रेटरी कहती है, प्रेसिडेंट हाउ, मैंने उसे ले आया। तभी प्रेसिडेंट हाउ कहती है, आई नो। वो एक फाइल पढ़ते हुए कहती है, चेन लो 18 साल, इंपीरियल कैपिटल एकेडमी का स्टूडेंट, पेरेंट्स मिलकर एक टी शॉप चलाते हैं। वो थोड़ी सीरियस टोन में कहती है, तो तुम्हें आखिर किसने भेजा है, तुम क्या चाहते हो? फिर चैन मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि आपसे उम्मीद थी, आपके पास हर चीज की खबर रहती है। फालतू बात छोड़कर मैं पॉइंट पे आता हूँ। मुझे एक लग्जरी मोटरसाइकिल चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर मेरे लिए तैयार रखिए। चेन लुओ हल्की सी स्माइल के साथ प्रेसिडेंट हुओ से बोलता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था प्रेसिडेंट हुओ, आप हमेशा की तरह सब कुछ परफेक्टली जानती हो। फिर उसका फेस सडनली सीरियस हो जाता है और कहता है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे एक लग्जरी मोटरसाइकिल चाहिए और वो भी सिर्फ 1 वीक के अंदर रेडी होनी चाहिए। ये सुनते ही प्रेसिडेंट हुओ गुस्से में आकर चिल्लाती हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, खुद को समझते क्या हो? लेकिन चेन लुओ बिल्कुल काम रहता है। तुम्हें पता है ना, शिए होंगसन ने तुमसे एक कस्टम बाइक ऑर्डर की है जो नेशनल डे से पहले डिलीवर होने वाली है, मुझे वही बाइक चाहिए। ये सुनते ही प्रेसिडेंट हुओ शॉक होकर अपनी चेयर से खड़ी हो जाती हैं। तुम हो कौन? अंदर ही अंदर सोचती हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट को ये सब कैसे पता हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा इसके पीछे कौन है। तभी चेन लुओ उसके पास आता है, टेबल पर हाथ मार के स्माइल करता है, कोई जो तुम्हें एक लेसन सिखा सकता है। ये सुनते ही प्रेसिडेंट हुओ धीरे से ड्रॉर खोलती है और उसमें से पिस्टल निकाल लेती है। सीधा उसकी तरफ एम करके बोलती है, एक छोटा सा स्टूडेंट, इतना एटीट्यूड, मुझसे स्पोर्ट्स बाइक मांग रहा है और मुझे ही धमकी दे रहा है। सच बताओ किसने भेजा है तुम्हें, वरना यहां से जिंदा जाने का सोचना भी मत। पर चेन लुओ बस स्माइल करता है, तुम्हारा गुस्सा अभी भी सेम ही है। इतना कहकर वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और एक ब्लिंक में पिस्टल छीन लेता है। फिर पिस्टल को इतनी स्पीड से घुमाकर थ्रो करता है कि वो रूम में खड़े गार्ड्स को लगती है। गार्ड्स चिल्लाते हुए गिर जाते हैं और कुछ सेकंड्स बाद वो पिस्टल वापस घूमकर चेन लुओ पे हाथ में आ जाती है। ये देखकर प्रेसिडेंट हुओ फुली स्टन्ड हो जाती है। तब चेन लुओ उससे पकड़कर हल्की स्माइल के साथ बोलता है, अब हम शांति से बात कर सकते हैं, राइट? उधर प्रेसिडेंट सोचने लगती है, इस लेवल की स्किल्स के साथ मैं से एनिमी बिल्कुल नहीं बना सकती। फिर गार्ड्स को रुकने का सिग्नल देती है, तुम्हारी डिमांड से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं कोई ऐसा डील नहीं करती जिसमें मेरा लॉस हो। चेन लुओ पिस्टल टेबल पर रख देता है, चिंता मत करो, तुम्हें लॉस नहीं होगा। नेशनल डे से पहले हाईगोंग डिस्ट्रिक्ट में कस्टम्स और पुलिस मिलकर एक एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अब तुम समझ गई होगी क्या करना है। ये सुनते ही प्रेसिडेंट हुओ शॉक हो जाती हैं। क्या? तुरंत असिस्टेंट से बोलती है, हाउ जी अभी के अभी कैले गार्डन जाओ, चेक करो उस आदमी की छोटी गर्लफ्रेंड वहां है या नहीं। असिस्टेंट कहती है, जी प्रेसिडेंट। फिर वो किसी को कॉल करती है। उधर से आवाज आती है, बॉस क्या आपको ब्यूरो में चल रही अफवाह के बारे में पता है? वो थोड़ी शॉक्ड होती है, कौन सी अफवाह?
फिर तुरंत बोलती है, रैंडम कंक्लूजन्स मत निकालो, मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। फोन कट करने के बाद सोचती है, ये सब प्री प्लान था, मतलब चैन लुओ सच बोल रहा था। तभी हाउजी भागते हुए आती है, प्रेसिडेंट वो लड़की वहां नहीं है, सीसीटीवी चेक किया, 3 दिन पहले ही चली गई। ये सुनते ही प्रेसिडेंट हुओ गुस्से में चिल्लाती है, सबको इन्फॉर्म करो, सारा माल तुरंत शिफ्ट करो। फिर टीथ ग्राइंड करते हुए बोलती है, जब ये मैटर सेटल हो जाएगा मैं उस हरामी का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वाली वीडियो लीक कर दूंगी। फोन ग्राउंड पर पटक देती है, मैंने उससे इतना पैसा दिया, अगर वो मुझे मरवाना चाहता है तो मैं भी उसे नरक के 18th लेवल तक खींच के ले जाऊंगी। चैन लुओ हल्का सा हंसकर बोलता है, तुम्हारा ये हॉट टेम्पर ही तुम्हें अंडरवर्ल्ड में सक्सेसफुल बनाता है। प्रेसिडेंट हुओ बोलती है, इस बार तुम्हारी वार्निंग ने मेरी जान बचा ली, 1 वीक में बाइक रेडी हो जाएगी, आज से तुम्हें जो चाहिए बस बोल देना, मैं हो हानियों कभी पीछे नहीं हटूंगी। चैन लुओ कहता है, वैसे मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, मुझे कुछ लोग चाहिए। प्रेसिडेंट हुओ हाउजी से बोलती है, जो लोग माल ट्रांसफर कर रहे हैं उन्हें छोड़कर बाकी सब चैन लुओ के साथ भेज दो। हाउजी बोलती है, जी। जाते वक्त चैन लुओ कहता है, लिटिल मंकी, काम खत्म होने के बाद सनसेट के टाइम कोलोन पोर्ट पर मिलना। सीन शिफ्ट होता है मार्केट में। एक आदमी सामान तौलकर बोलता है, 3.2 युआन बनते हैं, पर 3 दे दो चलेगा। दूसरा बंदा QR स्कैन करके पेमेंट करता है। पास में ही एक कैप वाला आदमी उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर कुछ लड़कों के पास जाकर बोलता है, लोकेशन कंफर्म हो गई, बिल्डिंग 3 यूनिट 3 चैन फैमिली रेस्टोरेंट, सिर्फ एक मैरिड कपल है, नो थ्रेड। एक लड़का हेलमेट पहनते हुए बोलता है, बॉस ने बोला है चैन फैमिली को सबक सिखाना है, चलो। जैसे ही बाइक स्टार्ट करने लगता है, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडी आवाज आती है, क्या तुम्हें निये वही ने भेजा है फाइट के लिए? वो मुड़कर देखता है, चैन लुओ। लड़का गुस्से में, मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? चैन लुओ काम, क्या निये वही ने भेजा है फाइट के लिए? तभी प्रेसिडेंट हुओ के लोग आ जाते हैं, सबको पकड़ लेते हैं। हेलमेट वाला लड़का डर के बोलता है, मुझे निये वही के बारे में कुछ नहीं पता। हाउजी धीरे से बोलती है, यंग मास्टर चैन, इनके ड्रैगन टैटूज और सुजुकी बाइक्स देखकर लगता है ये अज़्योर ड्रैगन बाइकर गैंग के लोग हैं। चैन लुओ, अज़्योर ड्रैगन बाइकर गैंग? हाउजी बोलती है, लो लेवल ग्रैंड्स हैं, अगर चाहें तो बॉस को भी पकड़ सकते हैं। चैन लुओ सीरियस टोन में कहता है, आगवांग, सबको बांधो और कोलोन पोर्ट ले चलो। सीन शिफ्ट होता है कोलोन पोर्ट पर। कार रुकती है, कार से प्रेसिडेंट हुओ उतरती है और कहती है, सिचुएशन क्या है? हाउजी बोली, यंग मास्टर चैन ने सबको यहां ला दिया है। दिखाया जाता है चैन लुओ चेयर पर कामली बैठा है, सामने सारे गैंग मेंबर्स बंधे हुए हैं। प्रेसिडेंट हुओ पीछे से कहती है, यंग मास्टर चैन, कोई हेल्प चाहिए? चैन लुओ एक स्माइल के साथ बोला, लिटिल मंकी, ये तुम्हारा एरिया है, मैं बस थोड़ी क्वेश्चनिंग के लिए जगह बोरो कर रहा हूं, अगर बाद में क्लीन अप करना पड़े तो तुम्हें ही डिस्टर्ब करूंगा। प्रेसिडेंट हुओ मुस्कुरा देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है, आखिर क्या हुआ है जो चैन लुओ इतना गुस्से में है? और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं एंड होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।